नमस्कार। चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। आपके घर के बाहर की सड़क मान लीजिए पिछले 2 साल से टूटी पड़ी है और आपको पता चलता है कि इसके लिए फंड्स भी आए थे। अब आप जानना चाहते हैं कि भाई कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल, ये काम समस्या है। आज ये जानना मुमकिन है, लेकिन सोचिए 2005 से पहले क्या होता। ये जानकारी हासिल करना लगभग नामुमकिन था। आज हम उसी कानून की परतों को खोलने वाले हैं जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। हाँ, हमारे पास स्रोतों में इस कानून का ऑफिशियल टेक्स्ट है और साथ ही इसका एक गहरा विश्लेषण भी है जो हमें बताएगा कि ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि नागरिकों के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत कैसे है। बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर इसकी दो सबसे बुनियादी धाराओं पर गौर करेंगे, धारा 3 और धारा 4। जो इसकी नींव है एक तरह से। हाँ, एक हमें अधिकार देती है हम्म। और दूसरी ये पक्का करती है कि वो अधिकार सिर्फ कागज पर न रह जाए। हाँ। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इस कानून ने सरकारी दफ्तरों की वो जो बंद अलमारियां होती थीं, उनके ताले खोलने की चाबी आम नागरिक के हाथ में दे दी। अरे वाह। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 3 की। ये इस पूरे कानून की नींव है, इसका दिल है। मैं इसे सीधे अधिनियम से पढ़ता हूँ। ये बहुत छोटी सी है, बस एक लाइन। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। बस इतना ही। सुनने में बहुत सीधी सादी लाइन लगती है, हाँ, बहुत ही सिंपल। लेकिन ये क्रांतिकारी लाइन है। हमारा विश्लेषण बताता है कि इस एक वाक्य ने भारत में नागरिक और सरकार के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, कैसे? इसे ऐसे समझते हैं, इस कानून से पहले जानकारी पाना एक तरह का एहसान था। एहसान? हाँ, जो सरकार शायद आप पर कर दे। आप दरख्वास्त कर सकते थे, लेकिन वो उसे मानने के लिए बाध्य नहीं थे। इस एक लाइन ने उस एहसान को हक में बदल दिया, अधिकार में। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे वोट डालना आपका हक है, अब जानकारी पाना आपका वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब समीकरण पूरी तरह से पलट गया है। पूरी तरह से। अब सरकार को ये साबित करना होगा कि वो जानकारी क्यों नहीं दे सकती। ना कहने का बोझ अब सरकार पर है, नागरिक पर नहीं। जानकारी देना अब नियम है और उसे छुपाना एक अपवाद। वाह, मतलब इस एक लाइन ने पावर डायनामिक्स को ही उल्टा कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ठीक है, तो धारा 3 ने हमें ये सुपर पावर दे दी, ये चाबी हमारे हाथ में थमा दी। लेकिन हर सुपर पावर को काम करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। मुझे लगता है यहीं पर धारा 4 का रोल आता है ना? बिल्कुल। अगर धारा 3 क्या का जवाब है तो धारा 4 कैसे का जवाब है। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो सरकारी विभागों को बताता है कि उन्हें इस अधिकार को असलियत में कैसे बदलना है। अच्छा, एक मैनुअल। हाँ, ये लोक प्राधिकारियों यानी सरकारी दफ्तरों और संस्थाओं के दायित्वों की एक लंबी चौड़ी सूची है। तो चलिए इस मैनुअल को खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है धारा 41A से। ये कहती है कि हर सरकारी विभाग को अपने सारे रिकॉर्ड्स को सही ढंग से सूचीबद्ध और अनुक्रमित, मतलब कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स करना होगा। उन्हें कंप्यूटरीकृत करना होगा और एक नेटवर्क से जोड़ना होगा ताकि जानकारी तक पहुंचना आसान हो। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब ये है कि कानून सिर्फ आरटीआई अर्जियों का जवाब देने की बात नहीं कर रहा। अच्छा। वो एक कदम और आगे जाके सक्रिय पारदर्शिता या प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कानून सरकारी विभागों से कह रहा है कि आप इंतजार मत करो कि कोई आकर आपसे कुछ मांगे। आप पहले से ही अपनी सारी फाइलों को, अपनी सारी जानकारी को इस तरह से व्यवस्थित करके रखो जैसे वो किसी पब्लिक लाइब्रेरी की शेल्फ पर रखी हो। मतलब मांगने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल, सब पहले से मौजूद होना चाहिए। ये सोच में ही जमीन आसमान का फर्क है। ये तो कमाल की बात है। मतलब सरकार का काम सिर्फ रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होना चाहिए। एग्जैक्टली, ओपन बाय डिफॉल्ट वाली सोच। ओपन बाय डिफॉल्ट सही शब्द है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आती है धारा 41B, जिसकी लिस्ट तो काफी मशहूर है। इसमें वो 17 तरह की जानकारियां हैं जो हर विभाग को खुद से बिना किसी के मांगे पब्लिक करनी होती हैं। हाँ, ये लिस्ट बहुत जरूरी है। ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसे 3-4 मोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला हिस्सा है संगठन के बारे में। मतलब ये विभाग क्या काम करता है, इसके अफसर कौन हैं, उनके पास क्या शक्तियां हैं और फैसले कैसे लिए जाते हैं। बेसिक जानकारी। हाँ, और दूसरा हिस्सा जो शायद सबसे जरूरी है वो है पैसे का हिसाब किताब।
विभाग को कितना बजट मिला, कहाँ खर्च करने की योजना है और असल में कहाँ-कहाँ पेमेंट की गई। और इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं, जैसे हर अफसर और कर्मचारी को मिलने वाली मासिक तनख्वाह, मतलब मंथली सैलरी। हाँ मंथली सैलरी, वो भी इसी लिस्ट में शामिल है। इतना ही नहीं, अगर सरकार कोई सब्सिडी योजना चला रही है तो उसका फायदा किस किस को मिला, उन लाभार्थियों की पूरी लिस्ट भी पब्लिक करनी होगी। कोई परमिट या लाइसेंस किसे दिया गया, वो जानकारी भी देनी होगी। वो भी देनी होगी। बेसिकली सारा हिसाब किताब जनता के सामने। एक मिनट, इसका मतलब हर सरकारी विभाग को अपने बाबुओं की तनख्वाह पब्लिक करनी पड़ती है। ये तो 2005 में एक धमाका रहा होगा। बिल्कुल। इससे पहले तो ये सब टॉप सीक्रेट माना जाता था। ये तो शासन में गोपनीयता के कल्चर पर सीधा हमला था। बिल्कुल, ये एक कल्चरल शॉक था। सोचिए, पहले किसी विभाग का बजट जानना या ये पता करना कि आपके मोहल्ले के पार्षद ने अपनी निधि कहाँ खर्च की, कितना मुश्किल था। नामुमकिन जैसा। हाँ, इस एक धारा ने उस सारी जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में लाना अनिवार्य कर दिया। यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि ये पारदर्शिता को एक अच्छी बात या एक विकल्प नहीं, बल्कि एक कानूनी कर्तव्य, अ लीगल ड्यूटी बनाता है। ये लिस्ट वाकई बहुत व्यापक है, लेकिन जानकारी मिल जाना एक बात है, पर किसी फैसले के पीछे की वजह जानना, वो तो एक अलग ही स्तर की पारदर्शिता है। क्या कानून इस बारे में भी कुछ कहता है? हाँ, और यही बात धारा 4 को और भी शक्तिशाली बनाती है। अच्छा। धारा 4(1)(c) कहती है कि जब भी सरकार कोई बड़ी नीति बनाएगी या ऐसा कोई फैसला लेगी जिसका असर जनता पर पड़ता हो, तो उसे उस फैसले से जुड़े सारे प्रासंगिक तथ्य, ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स भी प्रकाशित करने होंगे। और धारा 4(1)(d) तो और भी सीधी बात करती है। वो कहती है कि अगर सरकार कोई प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक फैसला लेती है तो उसे प्रभावित लोगों को उस फैसले का कारण बताना होगा। इन दोनों को मिलाकर देखिए, ये जवाबदेही को बहुत मजबूत करते हैं। ये सिर्फ डेटा या तथ्य देने के बारे में नहीं है, बल्कि क्यों का जवाब देने के बारे में है। बिल्कुल, फैसलों के पीछे के क्यों को समझाने के बारे में है। अगर सरकार आपकी जमीन अधिग्रहण करने का फैसला करती है तो उसे कारण बताना होगा। अगर आपका राशन कार्ड का आवेदन खारिज होता है तो वो सिर्फ खारिज लिखकर नहीं दे सकते, उन्हें वजह बतानी होगी। सही बात है। ये मनमाने ढंग से लिए गए फैसलों पर एक बहुत बड़ी रोक है। हाँ, और इससे ना सिर्फ जनता का भला होता है, बल्कि शायद सरकारी बाबुओं का भी काम आसान हो जाता होगा। अगर सारी आम जानकारी पहले से ही पब्लिक है तो उन्हें बार बार एक ही तरह की आरटीआई अर्जी का जवाब नहीं देना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, क्योंकि धारा 4 की उपधारा 2 ठीक यही बात कहती है। अच्छा। वो कहती है कि ये हर सरकारी विभाग का निरंतर प्रयास होना चाहिए कि वो जनता को नियमित अंतराल पर खुद से यानी सुओ मोटो जानकारी देते रहें। और इसका लक्ष्य क्या है? क्या है? लक्ष्य ये है कि जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम उपयोग करना पड़े। अरे वाह, ये तो बहुत ही आदर्शवादी बात लगती है। मतलब कानून खुद कह रहा है कि मेरा इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे कोई डॉक्टर कहे कि मेरा मकसद है कि आप कभी बीमारी ना पड़ो, ताकि आपको मेरे पास आना ही ना पड़े। क्या बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल वैसा ही है। जानकारी पहले से ही हवा में पानी में घुली होनी चाहिए। यही इस कानून की आत्मा है। आदर्श स्थिति में आरटीआई एक अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला नहीं। धारा 4 का पूरा ढांचा इसी आदर्श को हासिल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो कानून ने कह दिया कि सरकार को अपनी सारी जानकारी खुद से पब्लिक करनी है, लेकिन इसका क्या फायदा अगर वो जानकारी एक ऐसी वेबसाइट पर डाल दी जाए जो कभी खुलती नहीं? हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल समस्या है। या ऐसी भाषा में हो जो किसी को समझ ही ना आए। क्या कानून बनाने वालों ने इस समस्या के बारे में भी सोचा था? हाँ, बिल्कुल सोचा था। धारा 4 की उपधारा 3 और 4 इसी बात से जुड़ी हैं, यानी सूचना का प्रसार, अ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगा। ओके। कानून साफ कहता है कि जानकारी को व्यापक रूप से फैलाया जाना चाहिए और ऐसे तरीके से जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो। और इसमें यह भी कहा गया है कि जानकारी देते समय लागत, स्थानीय भाषा और उस इलाके में संचार के सबसे असरदार तरीकों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक हो सके जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध हो। और अधिनियम में प्रसारित या डिसेमिनेटेड शब्द का मतलब भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसका मतलब सिर्फ वेबसाइट पर कुछ अपलोड कर देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है सूचना को नोटिस बोर्ड पर लगाना, अखबारों में छपवाना, सार्वजनिक घोषणाएं करना, मीडिया के जरिए बताना या इंटरनेट पर डालना।
और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली बात शामिल है। वो क्या? किसी भी सरकारी दफ्तर के रिकॉर्ड्स का निरीक्षण। मतलब कोई भी नागरिक जाकर फाइलें या रिकॉर्ड्स खुद देख सकता है? हाँ, ये तो सिर्फ दस्तावेज हासिल करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लगता है। अलमारी में झांक रहे हो। ये पारदर्शिता का सबसे जमीनी और व्यवहारिक रूप है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम धारा 3 और 4 को एक साथ रखकर देखें तो ये हमारे सामने क्या तस्वीर पेश करता है? मतलब बड़ी तस्वीर क्या है? हमारा विश्लेषण इसे सीधे तौर पर भारत के संविधान से जोड़ता है। संविधान से? हाँ, ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) को, जो हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, असली ताकत देते हैं। अच्छा, वो कैसे? तर्क बहुत सीधा है। एक सूचित नागरिक ही इस अधिकार का सही इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, तो आप उस पर अपनी राय कैसे बनाएंगे? आप किस बात के पक्ष में या विरोध में बोलेंगे? सही बात है, बोलने के लिए पहले जानना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर हम विश्लेषण से एक मुख्य निष्कर्ष निकालें तो वो ये है, धारा 3 और 4 मिलकर शासन की डिफॉल्ट सेटिंग को गोपनीय से बदलकर खुला कर देते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग, हाँ। ये सरकार के काम करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव लाते हैं। ये नीड टू नो के सिद्धांत, जहां सरकार तय करती थी कि आपको क्या जानने की जरूरत है, उसे राइट टू नो से बदल देते हैं। बिल्कुल, जहां अब नागरिक तय करता है कि वो क्या जानना चाहता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम सिर्फ सवाल पूछने और जवाब पाने का एक जरिया नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। धारा 3 हमें जानकारी का एक मौलिक अधिकार देती है, वो चाबी है। और धारा 4 वो पूरा नक्शा है जो ये पक्का करता है कि सरकारी दफ्तर शीशे के घर की तरह बने, ताकि वो चाबी हर ताले को खोल सके। बहुत अच्छा कहा आपने। ये नागरिकों को मजबूत बनाने और सरकार को जवाबदेह बनाने का एक पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जरूर। ये कानून सिर्फ जानकारी हासिल करने के बारे में नहीं है, ये सत्ता और नागरिक के बीच के समीकरण को बदलने के बारे में है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अगर कानून का इरादा ये है कि जानकारी तक पहुंचना एक नियम हो और गोपनीयता एक अपवाद, तो हमें सोचना चाहिए कि आज भी शासन के कौन से पहलू अपारदर्शी हैं और क्यों। क्या ये संसाधनों की कमी है, या पुरानी नौकरशाही वाली आदतें हैं, या फिर जानकारी छुपाने की नीयत? ये कानून हमें सिर्फ सवाल पूछने का ही नहीं, बल्कि जवाबदेही की उम्मीद करने का भी हक देता है।